लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सी कंपनीज के नाम सुनते हो आजकल आप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, इन्फोसिस, टाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, रिलायंस इंडिया मोबाइल, ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है ये? फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और अपने रिटर्न से कुछ हिस्सा अपने मेंबर्स को भी दे रहे हैं जिन्होंने इनमें अपना ट्रस्ट दिखाया, अपना पैसा इन्वेस्ट किया। बेसिकली अगर बात करें कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो इट इज दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वेयर सम पीपल हु आर विलिंग टू डू अ लीगल वर्क जॉइंस टुगेदर एंड फॉर्म्स अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कॉल्ड कंपनी एंड मेक दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रिलेटेड लॉज। कंपनी एक सिंपल सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है कि कुछ लोग मिलके काम करना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दे वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी इन सम टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड टू अर्न द प्रॉफिट, बट व्हाट दे हैव टू डू फर्स्ट इज टू रजिस्टर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो द इनकॉर्पोरेटेड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हु आर विलिंग टू डू वर्क capable of sharing the liability, want to share profit and make that organization registered under the Companies Act 2013 can be known as company or the joint stock company as the case may be। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा डेफिनेशन है कंपनी का। अगर इंडिया में बात करूं तो इस समय कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है, इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 प्रोवेल कर रहा था। ये तो एक नॉर्मल डेफिनेशन है जो आपके सिलेबस के लिए। अगर लीगल डेफिनेशन की बात करें तो 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये सिर्फ जरा सी बात बोलता है कि कंपनी इज एन कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, यानी कि जो भी कंपनी इस एक्ट के अंतर्गत बनी, अंडर बनी, या फॉर द एनी अदर लॉ दैट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या फिर किसी और लॉ के अंडर में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ जो कि किसी टाइम पे इंडिया में प्रिवेल करता था। सपोज कुछ कंपनी 1956 के अकॉर्डिंग बनी होंगी, जब वो लॉ था तब उसके अकॉर्डिंग आपने कंपनी को रजिस्टर कराया होगा। अब 2013 है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कंपनीज को रजिस्टर कराए हो, तो वो लीगल डेफिनेशन है। सर कंपनी में देखिए कुछ चीज़ें बहुत अलग हैं सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। कंपनी को आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बोलते हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोलते हैं। इसकी अपनी कोई भी पहचान नहीं होती, इसीलिए मैं आपके साथ शुरू करने वाला हूं। इसका टॉपिक जो मेन है वो है कैरेक्टरिस्टिक। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर और फीचर सबके मीनिंग एक है। अब आप मैंने आपको बताया कि 2 क्लॉज 20 बोलता है कंपनी इज ए कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो मतलब क्या है सर, यानी कि पहली चीज़ तो यही समझ में आ गई कि इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। Since the registration of company is mandatory under the rules and regulations of Companies Act 2013 and it has to obtain registration जिसको हम कहते हैं commencement of business या certification of incorporation, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ता है कंपनी को। इट मीन्स कि इसकी एक लीगल आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, रजिस्टर ऑफ कंपनी के ऑफिस में जाकर के इसका रजिस्टर पे नाम आ जाता है, इसलिए इसको कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। 2 इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। देखो कंपनी के पास वो सारे राइट्स होते हैं जो एक नेचुरल पर्सन के पास होते हैं, तो क्या इसको पर्सन बोल दें? नहीं, ये मना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आर्टिकल 19 जो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि हाउएवर ऑल्दो कंपनी इज एक्सरसाइजिंग ऑल द राइट्स एंड पावर्स एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एक्सरसाइजेस बट इट कांट बी कंसीडर्ड एज द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इसको रेजिडेंट नहीं बोल सकते, इसको नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बोल सकते। ऑल्दो इसके पास सारे राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज हैं। ये इसका राइट टू स्यू, राइट टू बी स्यूड, राइट टू लीन द डॉक्यूमेंट्स, राइट टू इंस्पेक्ट, वो सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे कंपनीज के पास हैं। जैसे हम लोग उनको एक्सरसाइज करते हैं, कंपनी भी करती है, बट इसको रेजिडेंट नहीं बोल सकते। कारण क्या है मैं समझ लो, हम लोग तो हाथ पैर हैं, हमारे नेचुरल पर्सन हैं हम लोग तो अपने एक्शन रिएक्शंस ले सकते हैं। कंपनी अपने एक्शंस रिएक्शंस खुद नहीं लेती। कंपनी एक्शंस और रिएक्शंस किसके थ्रू लेती है? अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के, अपने मेंबर्स के बेसिस पे। भाई कोई भी कंपनी अगर कोई काम करती है तो वो किससे पूछ के करती है? अपने मेंबर से पूछती है, रिजोल्यूशन पास करवाती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? बोर्ड रिजोल्यूशन पास करते हैं।
जनरल मीटिंग बुलाई जाती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाती है, तो वो क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं सारा का सारा। ओके। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मीन्स, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इसलिए बिकॉज कंपनी का बर्थ, कंपनी का फॉर्मेशन और कंपनी का डिसोल्यूशन सिर्फ लॉ के नज़रों में होता है। नॉर्मल, उनका नॉर्मल कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होता, खाना पीना घूमना ये कुछ नहीं है कंपनी का। कंपनी जितने भी काम करती है, जो भी सारी चीज़ें कर रही है, वो किसके थ्रू कर रही है, अपने मैनेजिंग डायरेक्टर, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपने मेंबर्स के थ्रू, अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू। दैट्स वाई इट कांट बी कंसिडर्ड एज द रेजिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड वन इज परपीचुअल सक्सेशन। ध्यान से सुनो, बहुत इजी है ये तो आपको ना पूरी साल याद रहने वाला है, साल नहीं जिंदगी भर। परपीचुअल सक्सेशन के लिए एक प्रोवर्ब यूज होती है, 2 कोटेशन है 2 लाइन का, कि पीपल में गो पीपल में कम, मेंबर में गो मेंबर में कम, बट कंपनी गोज एंड गोज ऑन फॉर एवर। मेंबर्स आएंगे मेंबर्स जाएंगे। सपोज 50 मेंबर ने मिलकर कंपनी शुरू करी थी, अब 30 रह गए, तो क्या कंपनी खत्म हो गई? जी नहीं, कंपनी नहीं खत्म हो गई। एक मेंबर भी बचा तो भी कंपनी काम कर रही है। और ऐसा भी नहीं होता कि 10 मेंबर चले गए और 20 आ गए, तो ऐसा चलता रहता है, मेंबर में गो मेंबर में कम। एंट्री एंड एग्जिट डजंट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द कंटिन्यूटी फैक्टर ऑफ कंपनी। तो कंपनी हमेशा काम करती है। इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज भी है कि कंटिन्यूटी फैक्टर जो है इसका बिल्कुल भी वल्नरेबल नहीं है, फेवरेबल है। 1, 2 मेंबर या 3 मेंबर के जाने से कंपनी की वर्किंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फोर्थ वन इज लिमिटेड लायबिलिटी। देखो बेसिकली कंपनीज होती हैं 2 तरीके में, लायबिलिटी या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी में 2 तरीके की कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, इसको हटा ही दो। बेसिकली कंपनी क्या करती है, लायबिलिटी को उन्होंने 2 तरीके डिवाइड कर रखा है, एक शेयर के बेस पे, एक लायबिलिटी के बेस पे। शेयर के बेस पे कैसे है, सपोज आपने किसी भी कंपनी के 6000 शेयर्स ले रखे हैं 10 रुपीज़ के, यानी कि 60,000 के शेयर ले रखा है, लेकिन कंपनी को आपने सिर्फ अभी 8 रुपये पे कर रखा है। 6000 इंटू 8 रुपीज़, तो मतलब अब आपकी लायबिलिटी बची कितनी है, आपकी लायबिलिटी बचती है 10 - 8, तो 2 रुपीज़ फॉर 6000 शेयर्स आपकी लायबिलिटी है। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में व्हाट विल बी द लायबिलिटी, द लायबिलिटी विल बी रिगार्डिंग द अनपेड अमाउंट। The face value of share is 10 rupees and you have already paid 8 rupees on that particular share. So now your liability is only for 2 rupees because that is the unpaid amount on the nominal value of share. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में हर शेयर जो भी मेंबर होगा कंपनी का, वो एक गारंटी करता है कि ठीक है सर, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी आई एम लायबल फॉर दैट पर्टिकुलर अमाउंट। तो उसने जो अपने एग्रीमेंट पे, जो भी अपना लीगल डॉक्यूमेंट पे जो गारंटी ले रखा है, वो क्या होता है, उस अमाउंट के लिए लायबल होगा। तो क्या हो गया, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है बिकॉज इट इज रजिस्टर्ड अंडर मैंडेटरी, मतलब मैंडेटरली रजिस्टर्ड होती है ये कंपनीज एक्ट 2013 में। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है बिकॉज कंपनी की अपनी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वर्क करती है किसके थ्रू, अपने मैनेजमेंट के थ्रू। परपीचुअल सक्सेशन, पीपल में गो पीपल में कम, बट कंपनी गोज एंड गोज ऑन फॉर एवर। ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी, तो लिमिटेड लायबिलिटी क्या है, मेंबर्स को जो भी लायबिलिटी दी गई है वो उनकी जो उन्होंने डिसाइड कर रखी है उससे ज़्यादा वो पे नहीं करते हैं। ठीक है। कुछ और भी देख लो भाई, ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर। मैंने रिलायंस इंडिया मोबाइल में 15 लाख के शेयर्स ले रखे थे, अब मेरी डेथ होने वाली है, मुझे कैंसर है, मैं मर जाऊंगा कुछ वक्त के बाद। मैंने क्या किया, अपनी बच्ची के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ वो शेयर्स, जो शेयर मैंने अपनी कंपनी में होल्ड कर रखे थे, अब मैं क्या कर सकता हूँ, उनको वॉलंटरली ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर जो होता है वो क्या करता है, कंपनी ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर भी देती है। अनदर वन इज रिस्क बेयरिंग। जो भी कंपनी के मेंबर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो कंपनी की वर्किंग के बारे में आपको टाइम टू टाइम इंडिकेट करते हैं। और अगर बाय द वे कंपनी लॉस मेकिंग कंसर्न होती है तो सारे के सारे रिस्क बेयर करते हैं। ऐसा नहीं होता, पार्टनरशिप में क्या होता था, तो जो जनरल पार्टनर होता था वो बेचारा क्या करता था, उसके ऊपर तो अनलिमिटेड लायबिलिटी आ जाती थी।
स्पेसिफिक पार्टनर तो जितना उसने बोल रखा है उतना ही देता था, लेकिन जो जनरल पार्टनर होता था वो मर जाता था। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं। अगर देना आपको लिमिटेड ही है, अगर फिर भी आपके डेब्ट नहीं पड़ते तो फिर वो कंपनी का चला जाता है वाइंडिंग अप, इंसॉल्वेंसी करा दो, जाओ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट में जाओ और कंपनी का इंसॉल्वेंसी करवा दो, कोर्ट का इंटरवेंशन हो जाता है, एनसीएलटी का, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का। चलिए एक बार रिवाइज मारते हैं। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन क्यों बोला जाता है बेटा? बिकॉज ये क्या करती है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इसका रजिस्ट्रेशन जो है मैंडेटरी है, चाहे पब्लिक कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे 1% कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, कैसी भी कंपनी हो। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है बिकॉज इसका जो बर्थ है और जो डेथ है वो सिर्फ लॉ की नज़रों में, कंपनी सिर्फ कानून की नज़रों में एक इंसान है, वैसे कोई इंसान नहीं है। वो आपने देखी होगी, मूवीज़ में देखा होगा, वो एक लेडीज होती है, उसके आंखों पे पट्टी बंदी होती है, वैसे कानून को कुछ नहीं दिखता, कानून को सिर्फ एविडेंस दिखता है, और एविडेंस के तौर पे कंपनी के क्या होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं जो बताते हैं कि कंपनी का जन्म हो चुका है, अगर कंपनी खत्म होती है तो उसका इंसॉल्वेंसी या वाइंडिंग अप हो जाता है, वॉट एवर द केस। परपीचुअल सक्सेशन, एक मेंबर के आने से या 2-4 मेंबर के आने या चले जाने से कंपनी की कंटिन्यूटी फैक्टर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होती, कंपनी जैसे चल रही है वैसे ही काम करती जाती है। लायबिलिटी हर मेंबर की लिमिटेड होती है, चाहे वो गारंटी के क्लॉज में हो या फिर वो शेयर के क्लॉज में हो। ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर होता है, जब भी चाहे आप अपना इंटरेस्ट जो आपने कंपनी में लगा रखा है आप किसी को भी अपना ट्रांसफर कर सकते हो। रिस्क वेयरिंग क्या है? रिस्क वेयरिंग का मतलब इनका केस कंपनी बिकम्स अ लॉस मेकिंग कंसर्न, ऑल द कंसर्न मेंबर्स एज वेल एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल बी शेयरिंग द रिस्क अमॉन्ग देमसेल्व्स इन द एग्रीड रेशियो। ठीक है सर, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद चलिए कुछ स्पेशल फीचर्स तो हो ही गए, इसके एडवांटेजेस की बात करूं। हाँ भाई, सबके देखो 3 चीज़ें, जब ग्राफ बनता है ना किसी भी चार्ट, अब जैसे चैप्टर का ग्राफ बनाना है तो मैं आपको भी समझा देता हूँ, मैं कुछ रॉकेट साइंस नहीं करता, मैं आपको भी बता दूंगा ग्राफ कितना ईजिली बनता है। फिलहाल बात करते हैं हम एडवांटेजेस की। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज क्या है? सबसे पहले तो एक्सेस फंड्स, सबसे बड़ा एडवांटेज बताऊंगा आपको। एक्सेस फंड्स मींस जब भी आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो आपके पास नंबर ऑफ मेंबर्स, प्रमोटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एज कंपेयर टू HUF कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, यहाँ पर जो फंड्स की अवेलेबिलिटी होती है, सिंस लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर गैदरिंग टुगेदर टू फॉर्म ए कंपनी फॉर अ लीगल बिजनेस, द अमाउंट ऑफ सरप्लस बीइंग एक्यूमुलेशन, द एक्यूमुलेटेड फंड्स आर relatively larger as compared to other forms of business organization. लिमिटेड लाइबिलिटी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, कॉमन पॉइंट हो गया, जिससे अब लिमिटेड लाइबिलिटी के लिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ, लिमिटेड लाइबिलिटी के लिए क्यों बोलता हूँ मैं हमेशा, बिकॉज आपके पर्सनल एसेट्स, जो आपकी पर्सनल वेल्थ है वो अनटच्ड रहती है, पर्सनल वेल्थ जो है वो अनटच्ड रहती है, आपकी कोई लैंड एंड बिल्डिंग, कोई भी कार, ये नहीं छुई जाएगी। अगर इनसफिशिएंट पड़ रहा है तो उन केस में कंपनी को क्या किया जाएगा, लिक्विडेट वाले कर दिया जाए। सेकंड वन LL, थर्ड वन इज ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। भाई बताया ना कि इन केस आप शेयर्स होल्ड नहीं करना चाहते तो क्या कर सकते हो, आप किसी को अपना शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। आपको एक शेयर्स इस कंपनी में पैसा नहीं लगाना, आपकी भावनाएं आहत हो गई, आपने सोचा नहीं जियो ने ट्राई के रूल्स को ब्रेक किया, लेकिन ट्राई भी उनको कॉपरेट कर रही है, तो अब मुझे जियो के शेयर्स नहीं रखने, तो आप कहते हो चलो ऐसा करो आदित्य सर, आप हमारे शेयर्स ले लो, हम ट्रांसफ़र कर देंगे आपको, आप हमें कंसिडरेशन पे कर दो, हम तो कहीं और शेयर्स खरीदेंगे, हमें नहीं रखने जियो में। तो इन दैट पर्टिकुलर केस ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, कंटिन्यूटी, यहाँ पे कोई डर ही नहीं है कि कंपनी खत्म हो जाएगी। इफ अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन comes, makes entry or takes exit, it doesn't mean that company is going to dissolve. No, company as it is अपना क्या करेगी, वर्क करती रहेगी। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, पार्टनरशिप में आप कितना ग्रो कर लोगे, पार्टनरशिप में आप कितना ग्रो कर लोगे, 50 पार्टनर तो मैक्सिमम रख ही सकते हो, बैंकिंग केस में 20 रख सकते हो, यहाँ पे आप खूब ग्रो करो। पब्लिक कंपनी में कोई मैक्सिमम लिमिट ही नहीं है, प्राइवेट कंपनी में है मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, ओपीसी में तो एक मेंबर ही रख सकता है। तो यहाँ पे एक्सपेंशन एंड ग्रोथ है, आप चाहो इंडिया में काम करो, इंडिया के बाहर भी अगर काम करने के कैपेबल हो, आपका बजट अलाउ करता है तो आप वहाँ पे जाकर के काम कर सकते हो। क्लियर? 6 वन इज
contribution to society. Section 135 of Indian Companies Act 2013 has given a best alternative for companies by which they can contribute to the society. Section 135 is Corporate Social Responsibility, CSR Committee. कंपनीज की, कॉर्पोरेट्स की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर उनका प्रॉफिट 5 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल 250 करोड़ और टर्नओवर 1000 करोड़ में से एक भी क्राइटेरिया फॉलो किया, तो वो क्या करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में उनको एटलीस्ट 5% ऑफ देयर एनुअल प्रॉफिट्स वो क्या करते हैं, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है कि वो सोसाइटी को भी क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। 7th वन इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, वो मेरी तरह बिल्कुल भी क्या होते हैं, कम पढ़े लिखे नहीं होते, वो काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। मतलब एफिशिएंट मैनेजमेंट, यहाँ पर जो लोग मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं या जो लोग मैनेजमेंट को लुक आफ्टर कर रहे हैं वो क्या हैं, वो काफ़ी क्वालिफाइड है, वो अपनी एरिया के एक्सपर्ट है, चाहे फाइनेंस हो, चाहे लॉ हो, चाहे बिजनेस हो, हर चीज़ में वो क्या है, एक्सपर्ट है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि लिमिटेड लाइबिलिटी है, ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर है, एक्सेस ऑफ फंड्स है, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ है, एफिशिएंट मैनेजमेंट है, कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी है। डिसएडवांटेज क्या है सर, जब लीगल रजिस्ट्रेशन है तो पहला हो गया कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, या बोला जाए कि बहुत ही ज़्यादा डीप कॉम्प्लेक्शन है कंपनी को फॉर्म करने में, डीप कॉम्प्लेक्शन है कंपनी को फॉर्म करने में। वी हैव अ लॉट ऑफ स्टेप्स एंड लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज टू बी फुलफिल्ड बिफोर फॉर्मिंग अ कंपनी। आई एम सॉरी। अनदर वन इज लैक ऑफ सीक्रेसी। कोई चीज़ मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने दिमाग में सोची, अब मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ डिसाइड करेगा कि ठीक है एक काम करते हैं, दिल्ली में तो फैक्ट्री लगी हुई है, एक फैक्ट्री हरियाणा में लगाते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मन में ये ख्याल तो आया, अब उसने वो ख्याल क्या किया, उसने वो ख्याल किसको पास ऑन किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको बताएंगे, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन पास कराएंगे, द कंपनी वांट टू ओपन एन एक्स्ट्रा ब्रांच इन हरियाणा, सो प्लीज डियर शेयर होल्डर्स कम टू आवर मीटिंग एंड वोट इन दिस रिगार्ड। अब क्या हो सकता है, जो भी मेंबर्स होंगे कंपनी के आएंगे, वोट करेंगे, तो क्या करेंगे, वोट करके पता चलेगा कि कंपनी आप अपनी ब्रांच वहाँ लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। तो लैक ऑफ सीक्रेसी, आप अपनी कोई भी चीज़ को सीक्रेट नहीं रख सकते हो। डिले इन डिसीजंस, जो इतना प्रोसेस बता रहा हूँ, डिले डिसीजंस मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर से कंसल्ट करेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर्स मैनेजर से कंसल्ट करेगा, उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग होगा, मेंबर्स आएंगे, रिजोल्यूशन पास करेंगे, रिजोल्यूशन की कॉपी मैनेजर को भेजी जाएगी, फिर मैनेजर फाइनल कॉल लेगा। तो क्या होता है, कोई कंपनी अगर डिसीजन एग्जीक्यूट करना चाहती है, इन दिनों में मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो गया। आपने सोचा था हम कॉटन में टी शर्ट्स बना के बेचेंगे राउंड नेक, और जब तक आपके डिसीजन फाइल हो तब तक आ गई सर्दी। अब क्या करोगे, अगर आप बना भी लिए तो आप क्या कॉस्ट ले पाओ, आप उस पर रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे रेवेन्यू जनरेट, बिकॉज ट्रेंड जा चुका है। अब आपका टर्नओवर ही नहीं होगा उतना ज़्यादा जितना आप चाहते थे, वो टर्नओवर कर ही नहीं पाएगा। तो डिले इन डिसीजंस। अनदर वन इज कन्फ्लिक्ट इन इन्वेस्टर्स। कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जैसे आपने बहुत बड़ा एक केस का नाम सुन रखा होगा, अरे हर्षद मेहता को छोड़ दो, पंजाब नेशनल बैंक वाला नीरव मोदी सर को भी छोड़ दो, सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड, रामालिंगा राजू जो उसके थे भैया, 40,000 करोड़ रुपए पचा गए थे, आपको पता होगा। मतलब कंपनी के पोर्टल से एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती थी, एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती थी। कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड की सॉफ्टवेयर फर्म थी सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड। तो रामालिंगा राजू सर ने क्या किया था, एक पूरा ऐसा वेब बनाया था जिसमें से क्या होता था कि कंपनी के ऑफिशियल पोर्टल से एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती थी, लेकिन वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के अकाउंट्स नहीं थे, वो कंपनी के फॉर्ज अकाउंट्स थे, जहाँ पर वो क्या करते थे, पैसा क्रेडिट कर लेते थे। 40,000 करोड़ रुपए का वो घोटाला था, आज भी आई थिंक केस चल रहा है। तो क्या होता है, कन्फ्लिक्ट इन इन्वेस्टर्स, जब आप अपनी चीज़ों को
कायदे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, व्हेन योर रिप्रेजेंटेशन इज नॉट क्लियर एट ऑल, इन दैट पर्टिकुलर केस आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। एक बड़ा बढ़िया चीज है, थोड़ा अलग नाम है, ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। सर ये क्या होता? ध्यान से सुनो, बोला तो ये जाता है कंपनी फॉर द मेंबर्स बाय द मेंबर्स, लेकिन रियलिटी में क्या होता है? अब रिलायंस में, जियो में मेरी कितनी चलेगी? अगर मैंने 5 शेयर खरीद रखे हैं तो वो मेरी सुनेंगे, या जिन्होंने 5 करोड़ के शेयर खरीद रखे हैं उनकी सुनेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए कस्टमाइज है एक्ट करने के लिए? किसके अकॉर्डिंग? जो मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डिंग है। तो रियलिटी में होता क्या है कि बोला तो जाता है कि मेंबर्स के सारे सेफगार्ड्स हैं। अब जैसे आप डिवेंचर होल्डर हो तो आपका एक डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया होगा कंपनी ने, लेकिन वो डिवेंचर ट्रस्टी क्या आपका ट्रस्ट सेफगार्ड कर रहा है या वो उनके इशारों पे काम कर रहा है? वो उनके इशारों पे काम कर रहा है। इवन पब्लिक को ये भी नहीं पता होता था कि इन विच स्टेट द कंपनी इन विच दे हैव इन्वेस्टेड हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। लोगों को यही नहीं पता है कि जिस कंपनी में उन्होंने पैसा लगा रखा है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, कंपनी का एग्जैक्ट काम क्या है, कंपनी जो फंड्स मेंबर से लेती है क्या इसका जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या उसके अकॉर्डिंग ये काम कर पा रही है? लोगों को पता ही नहीं होता। तो ओलिगार्चिक मैनेजमेंट क्या है? दिखाते तो ऐसा है कि मेंबर्स के बहुत सगे हैं, मेंबर्स का हमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं चाहता, बट इन रियलिटी दे आर टोटली डिफरेंट। जब आपको यही नहीं पता आपने जिसमें पैसा लगा रखा उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपका मैनेजमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ओलिगार्चिक मैनेजमेंट है। तो ये कुछ आपके लिमिटेशंस हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत इजीली बता देता हूँ। फंड्स की जो है वो शॉर्टेज नहीं होती, एक्सेस ऑफ फंड्स कैन बी मेंटेन्ड इन दिस टाइप ऑफ फॉर्म, इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लिमिटेड लाइबिलिटी, ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट और कंटिन्यूटी फैक्टर, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, आप आराम से स्कोप है आपके लिए एक्सपेंड करो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को। कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी मैंने बता दिया, वो CSR का जो मैकेनिज्म सेक्शन 135 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, और उसके बाद एफिशिएंट मैनेजमेंट। बात करो डिसएडवांटेज की, वेरी डिफिकल्ट फॉर्मेशन, लैक ऑफ सीक्रेसी। वैसे अगर इसको रियलिटी में बताऊं तो कंपनीज का फॉर्मेशन अब बहुत ईजी हो गया। सिर्फ एक फॉर्म के थ्रू आप क्या कर सकते हो? कंपनी फॉर्म कर सकते हो। एक सिंपल सा फॉर्म है INC 32, INC स्टैंड्स फॉर इनकॉर्पोरेशन, वो इनकॉर्पोरेशन सीरीज का फॉर्म है। INC 32 इज नोन एज स्पाइस। एक कंपनी भी हुआ करती थी पहले, आपको बता दूं, एक कंपनी भी हुआ करती थी मोबाइल फोन्स की, स्पाइस, वो नाम है इसका स्पाइस, बट ये स्पाइस और वो स्पाइस अलग है। दिस स्पाइस मीन्स सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली। 5 in 1 फॉर्म है, कंपनीज को ईजिली फॉर्म कर सकते हो आप। तो कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, वो थ्योरेटिकली बात करो, प्रैक्टिकली बात करो तो चीज़ें अलग अलग हैं। वही चीज़ है कि सर इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम मतलब डिमांड इक्वल टू सप्लाई, बट प्रैक्टिकली ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपकी डिमांड सप्लाई की इक्वल होगी? वो केस यही होगा कि या तो ज़्यादा होगी या कम होगी, कभी कभी ऐसा हो सकता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। लैक ऑफ सीक्रेसी, आपका कोई डिसीजन सीक्रेट इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आपका डिस्क्लोजर फैक्टर है। डिले इन डिसीजंस, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, सिंक है कि ये डिसीजन पहले इसके पास जाएगा, फिर उसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, तो उसमें क्या होता है, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। कन्फ्लिक्ट इन इन्वेस्टर्स, जब भी आपकी कंपनी कोई गलत काम करेगी तो कन्फ्लिक्ट्स आपके इन्वेस्टर्स के साथ होने लाजमी है। ओलिगार्चिक मैनेजमेंट, ओलिगार्चिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट जो दिखता है वो होता नहीं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कहते तो ऐसे हैं कि जैसे आपसे ज़्यादा सगे मैनेजमेंट वाले आपसे ज़्यादा सगे किसी के नहीं हैं, बट इन रियलिटी दे आर टोटली डिफरेंट। ये था कंपनी के बारे में, कंपनी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस। चलिए इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ कंपनीज इन इंडिया। टाइप्स ऑफ कंपनीज इन इंडिया, देखो ध्यान से सुनो, कभी अपने आप को कंफ्यूज मत करना। चार्टर कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। इंडिया में सिर्फ 3 तरीके की कंपनी काम करती हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये शॉर्ट में समझ लो, प्राइवेट, पब्लिक और OPC। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और OPC। प्राइवेट कंपनी है आपकी 2 क्लॉज 68 में डिफाइंड है, ये 2 क्लॉज 71 में, ये 2 क्लॉज 62 में। सर आपको कैसे पता?
अरे पता हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, जब आप पढ़ोगे आपको भी हो जाएगा। 2-3 तरीके की कंपनी है, और पहचानेंगे कैसे? ध्यान से सुनो, जितनी भी प्राइवेट कंपनी है सबके लास्ट में लगा होगा प्राइवेट लिमिटेड। जितनी भी पब्लिक कंपनी है सबके लास्ट में लिखा होगा लिमिटेड। एनडीटीवी, ओएनजीसी, हीरो मोटोकॉर्प, ओपीसी के बाद में लिखा होगा लास्ट में ओपीसी, 1% कंपनी, ओपीसी लिमिटेड। पहचानने का सबसे इजी तरीका बता दिया। याद रखना, जिस कंपनी के बाद में प्राइवेट लिमिटेड लिखा हो प्राइवेट कंपनी, जिसके बाद में लिमिटेड लिखा हो वो लिमिटेड कंपनी, और जिसके बाद में पब्लिक ओपीसी लिमिटेड लिखा हो वो 1% कंपनी। ये मेजॉरिटी सिर्फ 3 तरीके की कंपनी इंडिया में काम करती हैं। उसके बाद उनका जो सेग्रीगेशन किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, वो उनके नेचर और उनके वर्किंग के ऊपर कर दिया गया है। अगर बेसिकली बात करो तो यही 3 कंपनी काम करती हैं। मैं एक एक करके तीनों को समझाए दे रहा हूं। हाँ, एक चीज बता दूं, इनके फीचर्स नेचर वगैरह कुछ भी नहीं है, इनका सिर्फ कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ कंपनी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी समझ लो, पब्लिक में सिर्फ इतना लिख देना है, पब्लिक कंपनी इज वन विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो मतलब सर फिर प्राइवेट समझा दीजिए। प्राइवेट कंपनी की ना कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। पहला, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 मेंबर्स रिक्वायर्ड, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, या इसको ऐसे लिख दो, मेंबर्स in any case can't exceed 200, restricts transfer of its share, restricts transfer of shares। अगर प्राइवेट कंपनी में आपने शेयर ले रखे हैं, ठीक है, जैसे सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, अगर इसमें शेयर्स ले रखे हैं तो इसमें आप शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। इन केस अगर आपको शेयर्स नहीं रखने तो आपको बेचने पड़ेंगे। तो a public company is one in which members, maximum number of members in any case can't exceed 200, restriction on the transfer of shares, can't invite public for shares debentures, पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते, शेयर नहीं खरीद इशू कर सकते, उन्हें डिवेंचर नहीं इशू कर सकते, और can't accept deposits from public। और पहले एक क्लॉज और होता था कि मिनिमम शेयर कैपिटल चाहिए होती थी, मिनिमम शेयर कैपिटल चाहिए होती थी। अब मिनिमम का नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो शेयर कैपिटल है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम जो शेयर कैपिटल है प्राइवेट कंपनी का 5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर जनरल डेफिनेशन बात करो तो प्राइवेट कंपनी इज ए कंपनी विच डज नॉट इनवाइट पब्लिक फॉर द शेयर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, कांट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू ओनली 200। तो ये है आपकी क्या, प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी इन सब का उल्टा कर दो, वहाँ पे मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम 7 चाहिए होते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए आपको 5 लाख रुपए चाहिए, मिनिमम 5 लाख रुपए चाहिए। और सुनिए, यहाँ पर मैक्सिमम की भी पेड अप शेयर कैपिटल का कोई क्लॉज नहीं है। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के बाद से ये ओमिट कर दिया गया। पहले यहाँ पर मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होती थी 1 लाख रुपए, अब वो ओमिट कर दी गई। मिनिमम शेयर कैपिटल का प्राइवेट कंपनी में कोई क्लॉज नहीं है। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का प्राइवेट कंपनी में कोई क्लॉज नहीं है। हाँ, पब्लिक कंपनी अगर आपको फॉर्म करनी है तो आपको कम से कम 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल चाहिए होगी। क्या प्राइवेट में 1000 रुपए की पेड अप शेयर कैपिटल से कंपनी बन सकती है? जी हाँ, 1000 रुपए से ही आप बना लो अपनी कंपनी। लेकिन पब्लिक कंपनी में आपको कोई मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए 2 कम से कम, मैक्सिमम तो 15 है ही। यहाँ पे मिनिमम 3 चाहिए, मैक्सिमम 15 है ही। वहाँ मैक्सिमम वो 1% कंपनी है तो डायरेक्टर 1 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वहाँ पे 15 हो सकते हैं। लेकिन ये सब आपको नहीं सोचना है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि प्राइवेट कंपनी क्या है,
जिसके जो मिनिमम मेंबर हैं 2, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अलाउ नहीं है, पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकते शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, पब्लिक से एक्सेप्ट नहीं कर सकते डिपॉजिट्स। ठीक है। पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी है? वो कंपनी जो पब्लिक को शेयर्स डिवेंचर्स ऑफर कर सकती है, जिसके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए होनी चाहिए, जिसको कम से कम 7 मेंबर्स चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। तो ये है पब्लिक कंपनी। ओपीसी तो बड़ा सिंपल सा है। ओपीसी का सिर्फ आपको बता दें, कंपनी दैट इज बीइंग फाउंड बाय द वन पर्सन एज ए डायरेक्टर, एज ए मैनेजर, एज ए प्रमोटर इज कॉल्ड द ओपीसी। ये 262 में है, ये 262 में है। इसकी कोई पेड अप शेयर कैपिटल कुछ भी नहीं बोला गया है, सिर्फ 1 पर्सन कंपनी जो है वो क्या है, 1 पर्सन कंपनी जो है वो 1 पर्सन आराम से फॉर्म कर सकता है, बस उसको एक नॉमिनेशन फाइल करना पड़ता है। और याद रखना कि जो इंसान 1 पर्सन कंपनी बना रहा है और जो उसमें नॉमिनी बनाया गया है, एक टाइम पे एक इंसान एक ही ओपीसी फॉर्म कर सकता है या नॉमिनी हो सकता है। सपोज मैं हूं और मैंने अपना बच्चा नॉमिनी बना रखा है, तो मैं कोई दूसरी ओपीसी नहीं बना सकता। ए पर्सन कांट रन 2 साइमल्टेनियस ओपीसी साइमल्टेनियसली एट अ सेम टाइम। आप दो समय पे 2 कंपनीज एक ही टाइम पे नहीं चला सकते। और मेरा बच्चा भी अब किसी ना तो कोई ओपीसी बना सकता है, ना क्या कर सकता है, वो नॉमिनी बन सकता है उसमें। तो ये कुछ रूल्स हैं, वो सब ये तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताइए, आपके सिलेबस का पार्ट एंड पार्सल नहीं है। सिलेबस में तो सिर्फ इतना दिया है, टाइप्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी। तो प्राइवेट कंपनी वो 4 कंडीशन याद रखो, पब्लिक कंपनी में इसका उल्टा कर देना, इसको समझो वो अपने आप हो गया। बस 2 चीज़ें डिफरेंट हैं, यहाँ पे कोई मिनिमम कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ 5 लाख की मिनिमम कैपिटल चाहिए ही चाहिए। और ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी। ठीक है। तो आज हमने क्या किया है, अभी तक के वीडियो में हमने किया है आपके साथ कंपनी, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कुछ लोग मिलकर प्रॉफिट का काम करना चाहते हैं, कोई वर्क करना चाहते हैं, और क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी को रजिस्टर कराते हैं। तो ये है कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, वॉट एवर यू वांट कॉल यू में। इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद आपको करना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है, परपीचुअल सक्सेशन है ना, एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है, या फिर ये बोले कि लिमिटेड लाइबिलिटी है। ऐसे ही एक्ट्स के एडवांटेजेस क्या हैं, तो एडवांटेजेस की अगर बात करूँ तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी है, मैनेजमेंट एफिशिएंसी है, स्कोप फॉर एक्सपेंशन है, कंटिन्यूटी है। डिसएडवांटेज में क्या है कि कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, हालांकि होता नहीं, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। ठीक है। इसके बाद डिले इन डिसीजंस हो जाता है, कभी कभी आपके कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं इन्वेस्टर्स के साथ में। और ओलिगार्चिक मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट दिखा रहा है आपको वो एक्चुअली बहुत सी चीज़ें आपसे छिपाता भी है। लैक ऑफ सीक्रेसी, आप अपनी चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं कर पाते, डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं आपको सारी चीज़ें। कोई चीज़ आप क्या करते हो, अरे वो एक आता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सेक्शन 188, आप कोई भी ऐसा काम ही नहीं कर सकते कंपनी के बिहाफ पे जिसमें आप रिलेटिव हो। सोचो, कंपनी लॉ में बहुत वास्ट है। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया सिंपल सा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। तो इंडिया में 3 तरीके की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जो जनरली पब्लिक, जिसके ऊपर प्रोहिबिशन है कि वो पब्लिक से ना तो पैसा ले सकती है और ना पब्लिक का पैसा जमा कर सकती है। शेयर्स इशू नहीं कर सकते, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मिनिमम चाहिए 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200। ठीक है। और जिसके वर्ड के लास्ट में क्या लिखा होगा, प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ है डिफाइन, 2 क्लॉज 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। प्राइवेट के बाद पब्लिक कंपनी। ठीक है। 271 में, मतलब इन द कंडीशंस का उल्टा कर दो, मतलब पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट पब्लिक फॉर शेयर्स एंड डिवेंचर्स, कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, मिनिमम शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट 5 लाख, मिनिमम मेंबर 7, मैक्सिमम नो लिमिट, और इट हैज़ टू ऐड लिमिटेड वर्ड इन द सफिक्स। ओपीसी सिंपल सी वो कंपनी जो 1 पर्सन क्या करता है, फॉर्मेशन कर लेता है। ओपीसी का फॉर्मेशन बहुत इजी होता है, आपको एक मेयर नॉमिनेशन फाइल करना पड़ता है जो आपके इन केस योर डेथ ल्यूनेसी आपकी कंपनी को टोकअप करेगा। ये है आपका कंपनी, उसके एडवांटेजेस और उसके क्लासिफिकेशन। अगले वीडियो में मैं आपके साथ करूंगा स्टेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जिसमें प्रमोशन है, इनकॉर्पोरेशन है और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है। तीनों को मैं एक एक करके लूँगा,
और कोशिश ये रहेगी कि अगला वीडियो आपका हो सकता है 1 आवर का हो, तो मैं अगले वीडियो में चैप्टर भी सम अप कर दूंगा पूरा। और क्या करेंगे हम लोग, कंपनी के जो 3 स्टेजेस होते हैं, इनकॉर्पोरेशन, प्रमोशन, फिर इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, हम वो बात कर लेंगे। और उसके बाद में कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी के लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं, या बोला जाए कि वो मैंडेटरी होते हैं कि कंपनी के फॉर्मेशन के बाद उनका क्या करना है, इवैल्यूएशन करना होता है। जैसे प्रोस्पेक्टस है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस है, तो उनके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो डू ज्वाइन मी फॉर लाइव वीकेंड सेशन। थैंक यू बच्चा लोग, हैव अ गुड डे।